आप में से जितने भी लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं उनमें से आपको पता होगा कि बहुत सारी मैंने ऐसी बनाई हैं जिनको सुनकर आपको यकीनन रोना आ गया होगा। और बहुत कम ही ऐसे केसेस मुझे मिलते हैं जो मुझे अंदर तक हर्ट करके रखते हैं, बहुत दिनों तक वो मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। और यकीनन आज मानिए, आज की जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं वो उनमें से ही एक केस है। सच में दिल दहल जाएगा आपका इस वीडियो को एंड तक देखते देखते। सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही दुख भरे केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दिन था 2 दिसंबर 2009 का और जगह थी ओरेगन यूएसए। और इसी शहर में रहने वाली एक एंजेला नाम की औरत ने वहां की हेल्पलाइन को रात के टाइम पर तकरीबन 8 बजे के आसपास वहां फोन किया और कहा कि मुझे अभी एम्बुलेंस चाहिए है क्योंकि उसकी लड़की यहां सांसें नहीं ले रही थी। एम्बुलेंस वालों ने तुरंत ही फोन को रखा, वो एम्बुलेंस में बैठे और सीधा ही यहाँ एम्बुलेंस उसके घर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स एम्बुलेंस से उतरे और यहाँ उसके घर के अंदर गए और अंदर जाकर जो उन्होंने हाल देखा, यकीन मानिए वो अंदर तक दहल गए क्योंकि यहाँ जो सीन बना हुआ था उसे देखकर यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स तो उल्टियां करने लग गए थे। जी हाँ, जैसे ही यहाँ वो अंदर घुसे उन्होंने देखा एक 15 साल की लड़की फर्श पर लेटी हुई है और जाकर जब डॉक्टर्स ने उसके हाथों को चेक किया, उसकी नब्ज को चेक किया तो यहाँ उसकी नब्ज रुकी हुई थी, वो लड़की यहाँ मर चुकी थी। लेकिन फिर भी यहाँ डॉक्टर्स को उसकी माँ यानी कि एंजेला ने बताया कि उसकी बेटी अभी अभी यहाँ इस तरीके से गिर गई है और अभी अभी शायद हो सकता है उसकी मौत हुई है। तो डॉक्टर्स को लगा कि अभी इसके शरीर को हम वापस रिकवर कर सकते हैं, इसके अंदर जान डाल सकते हैं मशीनों के द्वारा। तो यहाँ उसके शरीर पर ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया, वेंटिलेटर लगाया गया, वहीं उसके कमरे में ही यहाँ पड़े पड़े ही नीचे ही उसको दोबारा से जीवन दान दिया जा रहा था। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लड़की यहाँ वापस नहीं उठ पाई। तुरंत ही यहाँ डॉक्टर्स ने उसे वापस एम्बुलेंस में लोड किया और वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करवाने के लिए ले गए। एंजेला भी यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ उस हॉस्पिटल में आई थी और जैसे ही वो हॉस्पिटल में घुसी यहाँ उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि 1 घंटे पहले तक उसकी बेटी बिल्कुल सही थी, वो खेल रही थी, आराम से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 1 घंटे बाद वो अचानक यहाँ जमीन पर गिर गई और उसकी ऐसे हालातों में मौत हो गई। लेकिन यहाँ सबको बहुत कुछ सस्पिशियस लग रहा था। तुरंत ही यहाँ पर फोरेंसिक्स की एक टीम और पुलिस वालों की एक टीम दोनों मिलकर यहाँ एंजेला के घर पर पहुंचे और वहां जाकर अंदर छानबीन शुरू करी। उन्होंने सबसे पहले वहां से एविडेंस उठाने शुरू किए और वहां जाकर उन्होंने एक अलमारी को खोला और जो उसके अंदर से निकला वहां खड़े डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो इस केस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये एंजेला है कौन। असल में यहाँ एंजेला की उम्र 41 साल की हो चुकी थी और वो यहाँ अपने 3 बच्चों को पाल रही थी और ये तीनों ही बच्चे यहाँ पर अलग अलग पिता से एंजेला को हुए थे। खैर यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ एंजेला के टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 को उसने अनाथालय में दे दिया था क्योंकि वो उनकी देखभाल सही से नहीं कर पा रही थी। खैर यहाँ पर एंजेला के थोड़े और पास में जाते हैं और यहाँ मुझे पता लगा कि सन 1995 में एंजेला और उसके 2 भाइयों को भी अनाथालय में उनके माता पिता द्वारा छोड़ दिया गया था और इसी अनाथालय में रहते हुए उसकी शादी भी हुई और वहां से उसको बच्चे होना शुरू हुए और फाइनली जाकर सन 1996 में भी उसकी शादी हुई थी और इसी शादी से उसको जेनेट मैपल नाम की ये लड़की पैदा हुई। जिसके बाद एंजेला ने जेनेट को भी एक अलग अनाथालय में छोड़ दिया और अब यहाँ अकेले ही जेनेट अपनी बिना मां के रहने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर सन 2001 का टाइम आ चुका था। अब यहाँ पहले भी 2 बच्चे एंजेला के हो चुके थे अलग अलग शादियों से और अब यहाँ पर जेनेट भी हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पर इन तीनों ही बच्चों को समझ आ चुका था कि जो उनकी माँ है वे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है। ये अपने आप में सबको समेट के रखना चाहती है। ये चाहती है कि कोई उसके खिलाफ कभी ना जाए, कोई उसके खिलाफ कुछ बोले ना, जो वो कह दे वो पत्थर की लकीर बन जाएगी और वही काम होगा। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर जेनेट जो कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी सन 2001 में, उसको भी यहाँ पर समझ आ चुका था कि उसकी माँ से उसको खतरा है और यहाँ पर एंजेला ने कोर्ट में अर्जी लगा दी थी कि उसको अपने बच्चे वापिस चाहिए हैं। उसने अपने पहले वाले दोनों बच्चों को भी वापस मांगा कोर्ट से और यहाँ पर जेनेट को भी अनाथालय से वापस मांगने के लिए अर्जी लगा दी थी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने वो पहले वाले जो 2 बच्चे थे उनको तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और यहाँ पर वो अर्जी अब खारिज हो चुकी थी, जबकि यहाँ जेनेट वो अभी भी एक अलग अनाथालय में मौजूद थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने वो अर्जी मंजूर कर दी, जबकि यहाँ पर जेनेट खुद बार बार बोल रही थी कि जब भी उसकी माँ उससे मिलने आती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है उसको और वो अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन इस अर्जी के बारे में कभी कोर्ट ने सुना ही नहीं और जेनेट को यहाँ सीधा ही एंजेला के हवाले कर दिया गया। और जैसे ही यहाँ पर एंजेला के पास जेनेट आई, एंजेला ने यहाँ पर जेनेट को बहुत गंदी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, यहाँ पर एक 6 साल की बच्ची है और अब उसके ऊपर टॉर्चर शुरू हो चुका था अपनी ही माँ के द्वारा। खैर यहाँ पर सन 2002 का टाइम आ चुका था। अब यहाँ पर एंजेला ने एक और शादी कर ली और अब यहाँ पर उसके पति का नाम था रिचर्ड।
ये रिचर्ड कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर था और लंबे लंबे टाइम तक अपने घर से दूर रहा करता था, लेकिन जब भी यहाँ आता वो अपनी पत्नी से मिलता और दोनों मिलकर अब यहाँ पर अपनी ही बेटी यानी कि एंजेला के ऊपर टॉर्चर कर रहे थे। सन 2003 में यहाँ पर एंजेला और रिचर्ड का भी एक लड़का पैदा हो चुका था और अब यहाँ पर इस घर के अंदर दो बच्चे मौजूद थे, यानी कि जेनेट और उसका ही भाई यानी कि रिचर्ड और एंजेला का एक और लड़का। खैर अब यहाँ पर ये फैमिली पूरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर तो अपने लंबे लंबे रूट पर टाइम पर बाहर रहने लगा, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा पागल मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पर वो जितना भी पैसा कमा रहा था वो खुद नहीं रखता, वो सीधा लाकर यहाँ पर एंजेला को दे रहा था बिना कुछ उससे सवाल पूछे कि तुमको पैसा क्यों चाहिए है और आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो। वो सीधा लाकर यहाँ अपनी पत्नी को दे देता। खैर यहाँ पर वो इसका पर्सनल ओपिनियन था, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। खैर अब यहाँ पर टाइम आ चुका था सन 2006 का, जब जेनेट को पहली बार स्कूल के अंदर भर्ती करवाया गया, जबकि उससे पहले वो इतने सालों तक होम स्कूलिंग कर रही थी, घर से बैठकर ही पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए स्कूल में जाया करती थी, लेकिन अब वो रेगुलरली स्कूल में जाने लगी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वो यहाँ पर बहुत कंफर्ट महसूस करती, वो अपने साथी स्टूडेंट से मिलती, उनके साथ टाइम अच्छा बीत रहा था उसका। लेकिन अब यहाँ पर स्कूल के अंदर रहते हुए भी जेनेट की माँ एंजेला ने उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो डेली ही यहाँ पर बेचारी छोटी सी बच्ची जेनेट को व्हाइट कलर की शर्ट या फिर टी शर्ट पहनने के बजाय उसको एक गंदी सी येलो रंग की टी शर्ट पहनाकर भेज देती, और यहाँ उसकी पैंट जो होती थी वो भी कोई खास अच्छी नहीं होती थी। अब आपको ही पता है कि छोटे छोटे बच्चे अगर गंदे कपड़े डालकर आते हैं तो उनके जो साथी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी का मजाक ना उड़ाएं, वो जरूर यहाँ पर उनको ताने मारेंगे, उनको छेड़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही अब जेनेट के साथ भी हो रहा था। उसके साथी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यहाँ जेनेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना पैशन बना लिया था लिखने और पढ़ने का। वो अलग अलग तरह की पोएम्स और कहानियां लिखने लगी थी। सोचकर देखिए वो भी एक 10 साल की बच्ची भी नहीं थी। जेनेट यहाँ अपनी माँ से कितना डरी हुई थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि वो स्कूल खत्म होने के बाद भी लाइब्रेरी में चली जाती, वहां बैठकर पढ़ने लिखने लगती और वो घर जाने से बिल्कुल कतरा रही थी। साथ ही यहाँ पर उसकी माँ जो उसके ऊपर टॉर्चर कर रही थी और उसके जो चोटों के निशान थे बेचारी उनको रुमालों से बांध बांध कर उनको छुपाती रहती अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि अगर ज्यादा लोगों को पता चला तो यहाँ उसकी बात फैल जाएगी कि ये तो बेचारी डेली ही पिट कर आती है अपने घर से ही, और वो इसी बात से डरते डरते सभी से सब कुछ छुपाए जा रही थी। उसके क्लासमेट्स ने बताया कि यहाँ उनको पता लग चुका था कि जेनेट के शरीर के ऊपर चोटों के निशान है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि अब उनके अंदर थोड़ी बहुत समझ आ चुकी थी। बेचारी जेनेट यहाँ पर अपने घर जाने से कितना डर रही थी इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर स्कूल खत्म होने की घंटी बजती वो बहुत ज्यादा डर जाती, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती कि अब उसे वापस घर जाना पड़ेगा और घर जाते ही उसका सामना उसकी माँ से होगा और वही सब टॉर्चर वापस शुरू हो जाएगा और अगले दिन का उसे इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो स्कूल आ सके और थोड़ा अच्छा फील कर सके। लोगों ने अब यहाँ जेनेट को नोटिस करना शुरू कर दिया था, उसके टीचर्स ने, उसके दोस्तों ने और यहाँ तक कि जेनेट के पड़ोसियों ने यहाँ जेनेट को नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये बेचारी लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान ही दिखते हैं, ना ये किसी से बोलती है ना कभी घर से बाहर निकलती है, इसके घर से यहाँ रोज़ चिल्लाने की भी आवाज़ें आती हैं, मतलब ये पूरी तरह से बर्बाद फैमिली है। खैर यहाँ पर बहुत से लोगों ने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को भी कॉल करने की कोशिश करी, उनको यहाँ पर रिपोर्ट्स भी लिखवाई, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर कोई स्टेप नहीं लिया इस घर के अंदर जाकर मामला देखने का। यहाँ पर रिचर्ड की माँ यानी कि जेनेट की स्टेप दादी वो भी यहाँ पर जब अपने बेटे रिचर्ड या फिर एंजेला से मिलने आया करती थी तब यहाँ देखती थी कि ये जेनेट बाकी सभी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है, इसके शरीर पर इतने निशान क्यों हैं, ये इतनी ज्यादा पतली क्यों है। उसने भी यहाँ पर देखने की कोशिश करी कि आखिर इसके पीछे भसड़ क्या मची हुई है, और जब उसने देखा कि उसकी ही बहू यहाँ पर उसके बच्चों के ऊपर ऐसा कहर ढा रही है तो उसने भी जाकर यहाँ रिपोर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने अगेन फिर कोई स्टेप नहीं लिया। सन 2007 का टाइम आ चुका था जब यहाँ पर स्कूल के अंदर ही कई बार टीचर्स ने जेनेट से बात करने की कोशिश करी कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम्हारे शरीर के ऊपर ये निशान डेली इतने ज्यादा क्यों बनते जा रहे हैं। तब यहाँ पर उसने एक टीचर के आगे कॉन्फेस किया था कि उसकी माँ उसका ये हाल करती है। उसकी टीचर ने भी यहाँ पर बहुत सारे स्टेप लिए, अलग अलग एजेंसीज को इसके बारे में बताया कि यहाँ बच्चों के ऊपर अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन अगेन किसी भी एजेंसी ने इस घर के अंदर जाकर देखने की कोशिश नहीं करी कि आखिर बेचारी जेनेट के ऊपर क्या चल रहा है। जब इतनी सारी कंप्लेंट इस घर के खिलाफ वहां की एजेंसीज को मिल रही थी तो वहां की एजेंसीज ने एक टीम बनाकर इस घर के अंदर भेजी भी। वहां उस टीम को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि सीपीएस टीम कहा जाता है, और जब वो टीम इस घर के अंदर गई उन्होंने जेनेट को देखा और जेनेट से जाकर बात करने की कोशिश करी, लेकिन एंजेला तुरंत ही बीच में आ गई और वो कहने लगी कि आपको जो भी बात करनी है वो मुझसे करो। जब एंजेला
एंजेला से बात की गई कि आपकी बच्ची का ये हाल क्यों है, तब यहाँ पर एंजेला ने अपनी ही बेटी को झूठा बता दिया कि ये इधर उधर खेलते पड़ते गिर जाती है और इसी वजह से यहाँ इसका ये हाल हो चुका है और ये झूठी है। अगर ये मेरे बारे में कुछ बोलेगी या फिर घर के किसी और मेंबर के बारे में कुछ बोलेगी तो आप इसका कोई यकीन मत करना। और वो जो सीपीएस की टीम थी यहाँ उनको माँ की बातें सच्ची लग रही थी और उनको लग रहा था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी और इसीलिए वो अपना तामझाम वापस उठाकर इस घर से बाहर निकल गए। इसकी डीप स्टडी किसी ने नहीं करी। तब यहाँ पर 2008 का एंड आ चुका था और इस टाइम तक आते आते इस एंजेला को लग रहा था कि जेनेट को स्कूल से वापस निकालकर घर में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लड़की जितनी बाहर जाएगी उतना ही लोगों की नजर इसके ऊपर पड़ेगी और सभी इसको नोटिस करेंगे और नोटिस करेंगे तो वो जरूर जाकर कंप्लेंट करेंगे और अगर कंप्लेंट दोबारा हुई, टीम दोबारा आई और अब की बार तो वो सीधा उसे झपकर ही लेकर जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर उसने फिर से जेनेट का स्कूल ही छुड़वा दिया। जेनेट का स्कूल छुड़वाकर उसने फिर से होम स्कूलिंग शुरू कर दी और अब बेचारी जेनेट फिर से इस चुंगल में फंस चुकी थी और वो जो टॉर्चर से थोड़ा बहुत राहत मिलती थी उसे स्कूल जाकर, अब वो भी बंद हो चुकी थी। जेनेट के बाकी सभी भाई बहन स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस एंजेला ने अपनी इस मासूम सी बेटी बेचारी जेनेट को ही इतना गंदी तरीके से टारगेट क्यों किया था। और जब मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट क्या किया था, कैसे किया था, यकीन मानिए आपकी आंखों में पानी ना आए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अक्टूबर 2009 में और यही वो टाइम था जब टॉर्चर बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। अक्टूबर 2009 में रिचर्ड की मां लिन मैकनल्टी इस घर में आई और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा वो समझ गई थी कि घर में बहुत ज्यादा शांति है, कोई तो दिक्कत यहाँ हुई है, क्योंकि बच्चे भी अंदर थे और उनकी माँ एंजेला भी इसी घर में मौजूद थी। जैसे ही वो अंदर गई, अंदर जाते ही उसने लिविंग हॉल में देखा कि यहाँ एंजेला सोफा के ऊपर बैठी हुई है, जबकि यहाँ जेनेट सामने वाली दीवार के ऊपर बिल्कुल नेकेड, एक भी कपड़ा उसके शरीर के ऊपर मौजूद नहीं था और वो दीवार की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर करके खड़ी हुई है। अब ये चीज देखते ही लिन ने एंजेला से पूछा कि ये क्या करवा रही हो तुम बच्चों से। तो यहाँ पर जेनेट घूमी और वो भी देखने लगी कि उसकी माँ क्या बोलेगी। एंजेला ने बोला कि यहाँ उसकी बेटी यानी कि जेनेट खेलते खेलते गिर गई थी और जब मैंने उसे डांटा कि तुम इतना मत खेला करो, तब वो मुझसे मिसबिहेव करने लगी और मैंने उसको हाथ ऊपर करके खड़े रहने की पनिशमेंट दी है। इसके बाद यहाँ पर जेनेट की दादी उससे मिलने के लिए गई जेनेट से, तो जेनेट के चेहरे को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर उसका ऊपर वाला होठ पूरी तरह से कटकर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सोचकर देखिए बेचारी जेनेट के ऊपर क्या बीत रही थी, वो कितना दर्द झेल रही होगी। ये सब देखकर जेनेट की दादी घर से बाहर निकल आई, उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, और बाहर निकलते ही उसने सीधा ही सीपीएस को फोन किया और सीपीएस वालों के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि आप प्लीज एक बार आकर देखिए, अंदर कोई दिक्कत है इस घर में और यहाँ एंजेला अपनी ही बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण कर रही है। लेकिन अगेन किसी ने कोई यहाँ पर स्टेप नहीं लिया, कोई टीम बनाकर यहाँ पर नहीं पहुंचा आखिर देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और यही अंतिम बार था जब जेनेट की दादी ने जेनेट को जिंदा देखा था। 9 दिसंबर 2009 के दिन ये फाइनल डे था जब यहाँ पर जेनेट को उसकी ही माँ द्वारा अंतिम बार पीटा गया और अब की बार ऐसा पीटा कि जेनेट की बॉडी उस मार को झेल नहीं पाई और फाइनली उसके प्राण अब निकल चुके थे उसके शरीर से। अब यहाँ पर जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस लेकर अंदर पहुंची थी तो यहाँ उन्होंने देखा कि जेनेट नीचे फर्श पर गिरी हुई है और उसके शरीर से खून निकले ही जा रहा है। जब यहाँ पर जेनेट को पलट कर देखा तो उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे गहरे गहरे कट थे और ऐसे ऐसे कट थे, कुछ नए थे कुछ पुराने थे, और साइड में ही यहाँ पर एक कैंची भी पड़ी हुई थी और साफ पता लग रहा था कि इस कैंची से ही ये नए नए कट अभी बनाए गए हैं। जब यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी माँ एंजेला से इस बच्ची की उम्र पूछी तो एंजेला ने बता दिया कि ये तो 15 साल की है। लेकिन ये बात सुनकर सभी डॉक्टर्स हैरान कि 15 साल की बच्ची कैसे हो सकती है, इतनी छोटी सी, इतनी कम हाइट इसकी, इतना कम वेट इसका, ये तो 15 साल की नहीं हो सकती। डॉक्टर समझ चुके थे कि बेचारी जेनेट को सही से खाना पानी नहीं दिया जा रहा था और इसी वजह से उसका विकास नहीं हो पाया, उसका शरीर बढ़ नहीं पाया। जब डॉक्टर्स यहाँ जेनेट को टच कर रहे थे तो उनकी उंगलियां यहाँ स्किन पर नहीं बल्कि सीधा ही यहाँ जेनेट की हड्डियों को टच कर रही थी। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि यहाँ जेनेट के शरीर में क्या ही बचा हुआ था। और जब उसका हॉस्पिटल में ले जाकर वेट किया गया तो शायद आप विश्वास ना करें बट यहाँ पर जेनेट का वजन सिर्फ और सिर्फ 27 किलो का रह चुका था। सोचकर देखें यहाँ एक 15 साल की बच्ची और उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 27 किलो का। पुलिस वालों ने तुरंत यहाँ पर डॉक्टर्स के कहने पर एंजेला को गिरफ्तार कर लिया और एंजेला के कहने पर उसके पति रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया। जब रिचर्ड को पुलिस झपकर लेकर आई तो सबसे पहले उसी का इंटरव्यू लिया गया। अब उससे पूछा जाने लगा कि तुम्हारी बेटी चली गई है, कैसे गई है, सब कुछ बताओ। यहाँ एंजेला ने तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया है कि तुम उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे,
अब यहाँ ये बात सुनकर रिचर्ड हैरान कि बाबूजी आप ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो जस्ट पता था कि यहाँ उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने इसमें कोई योगदान नहीं दिया, जो भी सारा किया धरा है ये सारा एंजेला का है, आप एंजेला से जाकर पूछिए। यहाँ पर रिचर्ड ने पुलिस वालों को बता दिया था कि एंजेला ही यहाँ डेली रूटीनली टाइमली अपनी बेटी जेनेट को अपने रूम में बुलाती थी और उसको नीचे लिटाकर उसके सारे कपड़े उतारकर उसको मारना शुरू करती थी। उसने यहाँ अलग अलग हथियार बना रखे थे। ये सारे कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, जस्ट मैं आपको अभी ऊपर से बता रहा हूँ कि रिचर्ड ने क्या क्या बताया था। और जैसे ही यहाँ जेनेट को वो मारना शुरू करती, बेचारी जेनेट उससे माफी मांगने लगती, उसको छोड़ने की गुहार लगाने लगती, लेकिन जितना जितना वो छोड़ने की गुहार लगाती, एंजेला उसको और जोर से मारती, और जोर से मारती, क्योंकि यहाँ पर बेचारी जेनेट की माफी उसकी माँ एंजेला को मिसबिहेव लग रही थी। जब डॉक्टर्स ने यहाँ पर ऑटोप्सी करी जेनेट मैपल की, तो वो बता ही नहीं पाए कि आखिर किस वजह से यहाँ जेनेट मैपल की मौत हुई है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि 200 से भी ज़्यादा चोटों के निशान थे, कुछ नए थे कुछ पुराने थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि किस चोट की वजह से यहाँ जेनेट की मौत हुई है, और ये सारी चोट अब कैसे लगी थी जेनेट को, वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। डॉक्टर्स ने ये तो साफ कर दिया था कि इस बच्ची को बहुत लंबे टाइम से भूखा रखा जा रहा है, प्यासा रखा जा रहा है, और ऊपर से इसके ऊपर डेली ही मार पड़ती है इसको, और इसी वजह से यहाँ उसकी मौत हो गई है, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से और मेल न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ जेनेट की बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रही थी खुद को, और इसी वजह से 9 दिसंबर को जब उसको मार पड़ी तो वो झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। ये चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब डॉक्टर्स लिख चुके थे। जेनेट का एक दिन कैसा होता था अब मैं आपको उसमें लेकर चलता हूँ। सुबह सुबह यहाँ जेनेट जैसे ही उठती, अगर आप मान लीजिए उसको पानी पीना होता तो उसका पानी पीना भी उसकी माँ ही डिसाइड करती थी कि उसकी बेटी कब पानी पिएगी। अब बेचारी को पानी नहीं मिलता तो वो सीधा चली जाती बाथरूम के अंदर। बेचारी बाथरूम के अंदर भी जो टुंटियां लगी होती है उनसे भी पानी नहीं पी सकती थी, क्योंकि यहाँ जेनेट की माँ एंजेला ने जो टुंटियां होती है और उनके ऊपर जो लगा होता है वो ढक्कन था जिसे हम खोलते हैं, जिससे पानी बाहर निकल आता है, यहाँ एंजेला ने उन टुंटियों के ढक्कनों को ही बाहर निकाल लिया था। और जब उसे कुछ जरूरत होती थी उन टुंटियों की, वो अपने साथ उन ढक्कनों को अंदर ले जाती और ढक्कन लगाकर टुंटियों का इस्तेमाल करती थी। यहाँ बिना उस सॉकेट के जेनेट उन टुंटियों को खोल ही नहीं सकती थी जिससे वो पानी पी सके। अब आप सोच कर देखिए बेचारी क्या करेगी। उस 15 साल की बच्ची जेनेट को पानी पीने के लिए टॉयलेट का सहारा लेना पड़ रहा था। उसको मजबूरन यहाँ टॉयलेट से पानी बाहर निकाल कर पीना पड़ रहा था खुद को जिंदा रखने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ जैसे ही सुबह सुबह उठते ही उसको भूख लगती, क्योंकि यहाँ पहले से ही उसका शरीर खत्म हो चुका था। अब उसको जैसे ही थोड़ी बहुत भूख लगती वो घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगती, और उसकी माँ उसको कुछ नहीं कहती, ठीक है तू जा चक्कर लगा, तेरे को जो मिले तू खा ले। यहाँ एंजेला को पूरा विश्वास था कि जेनेट कुछ नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि यहाँ उसने खाने पीने की एक एक चीज को अलग अलग अलमीरा के अंदर लॉक करके रखा हुआ था, और इन सभी अलमीरा की चाबी एंजेला के पास थी। अब जो मैं आपको फिजिकल अब्यूज बताने वाला हूं जेनेट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है। अगर आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज उसको मत सुनिएगा, आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पर टाइम फिक्स था, जैसे ही दोपहर के 3 बजे जेनेट की माँ एंजेला जेनेट को अपने पास बुलाती और उसके कपड़े निकालना शुरू कर देती। बेचारी जेनेट को अब इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। 3 बजते ही वो अपनी माँ के सामने जाके अपने कपड़े निकाल देती और उसकी माँ सीधा उसे अपने बेडरूम में लेकर जाती, जहाँ उसने अपने बेडरूम का नाम ही टॉर्चर रूम रखा हुआ था। और जैसे ही वो अपने बेडरूम में लेकर जाती और इसी बेडरूम में शुरू होता था एक बच्ची के ऊपर बहुत ही भयंकर अत्याचारों का सिलसिला। एंजेला यहाँ सबसे पहले एक प्लास से जेनेट की उंगलियों को पकड़ती और उंगलियों को पकड़कर उसी प्लास के ऊपर ही यहाँ बार बार बेल्टों से वार करती रहती, ताकि यहाँ पर बेचारी जेनेट की उंगलियां कंडम हो जाएं। जिसके बाद शुरू होता था एक पैर को खत्म करने का सिलसिला। जी हाँ, यहाँ पर सीधा ही एंजेला अपनी बेटी जेनेट को नीचे लेटाती, उसकी कमर के ऊपर एक अपना घुटना रखती और उसका एक पैर उठाती और पैर के जो तलवे होते हैं उनके ऊपर बार बार बेल्टों से या फिर डंडों से वार करना शुरू करती, ताकि यहाँ पर वो एक पैर से खड़ी ही ना हो पाए। और इसके बाद यहाँ वो जेनेट को दीवार के सहारे लगाकर खड़ा कर देती। और अब आप सोच कर देखिए, बेचारी पहले ही जिसको इतना भयंकर दर्द हो रहा हो, उसके शरीर में कोई हिम्मत ना हो, कुछ खाने पीने तक की चीज उसके पास ना हो, अब उस बेचारी को एक पैर से ही यहाँ अपने दोनों हाथ ऊपर करके घंटों तक अब इस दीवार को देखते हुए खड़े रहना पड़ रहा था। जबकि यहाँ उसके सामने ही उसकी माँ अपने बेड पर आराम से सोती रहती, अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर। अब कुछ टाइम सोने के बाद एंजेला जैसे ही उठती वो बाहर जाती, अपने बाकी के बच्चों को अपने पास बुलाती और उनको एक ऑर्डर
लेती डेली। जी हाँ, ऑर्डर के रूप में वो अपने बाकी के बच्चों से बाहर जो डॉग्स घूम रहे होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनके मल मूत्र को इकट्ठा करके लाने के लिए कह रही थी। अब आप सोच कर देखिए वो उस मल मूत्र का क्या करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। जेनेट के भाई बहनी यहाँ बाहर जाकर आवारा कुत्तों के मल मूत्र को इकट्ठा करके लाते, अपनी माँ एंजेला को देते और एंजेला बेचारी जेनेट को वापस जमीन पर लेटाकर उन आवारा कुत्तों के मल मूत्र को हाथ में लेकर उसका मुंह खोल के जबरदस्ती उसको ठूस रही थी। बेचारी जेनेट को यही सबक खाना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर मल मूत्र थोड़ा सा भी बच जाता तो यहाँ उसका इस्तेमाल बेचारी जेनेट के ऊपर उसकी माँ एंजेला इस तरीके से कर रही थी कि उसके पुराने जख्मों को उधेड़ कर, जो पहले ही जख्म भर चुके हैं उनके ऊपर स्किन की नई परत चढ़ चुकी है, लेकिन नहीं, उसकी माँ नई परत तो चढ़ने ही नहीं दे रही थी। उसके जख्मों को वापस उधेड़ कर उनके अंदर ही यहाँ वो मल मूत्र भर रही थी, ताकि यहाँ पर जेनेट के शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए और उसकी मौत एक नेचुरल मौत लगे। जेनेट को पहले ही उसकी माँ द्वारा बोल दिया गया था कि तुम्हारे लिए कोई भी डॉक्टर मैं नहीं बुलाऊंगी, तुमको कोई दवाई मैं नहीं दिलवाऊंगी, तुमको ठीक होना हो अपने आप होना, तुमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब आप सोच कर देखिए वो ठीक कैसे ही हो सकती थी। कई जगहों से यहाँ पर बेचारी जेनेट की स्किन इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब आप सोच कर देखिए यहाँ जेनेट का एक कूल्हा भी यहाँ बहुत गंदे तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था, उसके अंदर कीड़े तक पड़ चुके थे। अब इस हालत में यहाँ एंजेला को क्या करना चाहिए था? अपनी बेटी को जो किया वो किया, कोई बात नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज दिलवाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ उसने एक ऐसा भयंकर काम किया जिसे सुनकर आप शायद मेरी बातों को फेक भी बोलने लगे, लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से सच था कि उसने अपनी बेटी के उस कूल्हे को ही, जो कि इन्फेक्टेड था, उसको चाकू से काटना शुरू कर दिया और इतना काटा कि उसके कूल्हे की हड्डियां तक बाहर की तरफ एक्सपोज हो चुकी थी। आप उन्हें हाथ लगाकर पकड़ सकते थे। उसकी सारी कूल्हे की जो खाल जो बची हुई थी वो सारी उसने चाकू से ही काट डाली, वो भी होश में रहते हुए बेचारी जेनेट के। सोच कर देखिए वो किस लेवल का दर्द उस टाइम पर महसूस कर रही होगी। बेचारी 15 साल की एक बच्ची ही तो थी। जेनेट के शरीर से खूनों की धारें रुकी ही नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर यहाँ उसकी माँ एंजेला ने जेनेट को रात को सुलाने के लिए एक गत्ते का बेड बना दिया था। काफी सारे गत्तों को इकट्ठा करके उसको जमीन पर बिछाकर उन्हीं गत्तों के ऊपर यहाँ जेनेट सो रही थी रातों को, क्योंकि यहाँ उसके शरीर से जो भी खून निकलता वो सारा खून यहाँ एक गत्ते सोख लेते, ताकि नीचे कोई खून के सबूत ही ना बचे। इतना टॉर्चर करने के बाद रात होते होते ही यहाँ जेनेट की माँ एंजेला जेनेट को हाथों से बांध दिया करती थी, ताकि वो अपनी जो चोटें हैं उनको ठीक ना कर सके, उनको दबाकर उनके अंदर से निकलने वाले खून को रोक ना सके, और इसी बंदे हाथों में बेचारी जेनेट को सोना पड़ रहा था। खैर, यहाँ सुलाने से पहले उसके हाथों को जैसे ही बांध देती उसकी माँ एंजेला, और फिर यहाँ पर वो सीधा जूतों को उठाती और बेचारी जेनेट के बंधे हुए हाथों को पकड़कर उसके मुंह पर जूते ही जूते मार रही थी। अब वो जो होठ यहाँ पर कटा हुआ देखा था जेनेट की दादी ने, वो किसी और तरीके से नहीं, वो गिरकर नहीं, बल्कि यहाँ उसकी माँ के जूतों से ही यहाँ कटा था, क्योंकि यहाँ कई बार उन होठों के ऊपर वो जूते लगे और जैसे ही वो होठ जाकर दांतों पर लगे तो उन्हीं दांतों ने यहाँ बेचारी जेनेट के होठों को बीच में से काट डाला। और ये सारा काम किसी और के आगे नहीं बल्कि जेनेट के सौतेले पिता रिचर्ड के सामने ही हो रहा था, और उसने भी यहाँ अपनी पत्नी को नहीं रोका, जाकर बाहर कहीं मदद नहीं मांगी अपनी ही बेटी को बचाने के लिए। जेनेट के शरीर पर डॉक्टर्स को 200 से भी ज्यादा इंजरीज मिली, कुछ नई कुछ पुरानी। अब जो नई थी उनका हाल मैंने आपको बताया, और जो पुरानी थी उनका भी हाल मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर जो स्किन आ चुकी थी उनके उधेड़ उधेड़ कर उसके शरीर के अंदर यहाँ मलमूत्र भरा जा रहा था, ताकि यहाँ पूरी जेनेट ही इन्फेक्टेड हो जाए। और जिस मकसद के लिए यहाँ एंजेला जेनेट को मारने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही थी, और वो इसमें सफल हो भी गई। जेनेट की बॉडी यहाँ पर इन्हीं बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो चुकी थी, और इसी इन्फेक्शन की वजह से जेनेट को निमोनिया तक हो चुका था। जब यहाँ पर एंजेला के बेडरूम की तलाशी ली गई तो यहाँ फोरेंसिक्स ने केमिकल्स के सहारे जब फर्श को देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ पूरा फर्श ही खून से सना हुआ था, और वो खून किसी और का नहीं बल्कि बेचारी जेनेट का ही था। उनकी दीवारों पर यहाँ ह्यूमन टिश्यूज थे, और वो टिश्यूज किसी और के नहीं बल्कि बेचारी जेनेट के ही थे। इसी कमरे से पुलिस वालों को वो कार्डबोर्ड वाला बेड भी मिला, और वो पूरा का पूरा गत्ता ही यहाँ खून से सना हुआ था, वो लाल हो चुका था। खैर, यहाँ पर पुलिस वालों को कई सारे जो बड़े बड़े स्केल्स होते हैं जो लकड़ी के होते हैं, जिनसे हम प्रैक्टिकल वगैरह बनाते थे, शीट्स वगैरह बनाते हैं स्कूल या फिर कॉलेजों में, वो बड़े बड़े स्केल्स यहाँ पर पुलिस वालों को मिले, और वो टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजेला ने अपनी बेटी को मार मार कर वो इतने सारे स्केल्स तोड़ डाले थे। खैर, यहाँ पर अब पूरी चार्जशीट तैयार की जा चुकी थी, सारे सबूत जो थे वो एंजेला के खिलाफ पुलिस वालों को मिल चुके थे, और अब फाइनली यहाँ एंजेला को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन यहाँ एंजेला के वकील ने डिफेंस में आकर ये कहा
कि बेशक एंजेला के खिलाफ सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन मोटिव कहां से लाओगे। मोटिव किसी के पास नहीं था कि एंजेला ने अपनी ही बेटी जेनेट को क्यों मारा। उसका वकील तो यहां पर यह तक कह रहा था कि अगर अभी भी कोर्ट मेरी मुंह वकील एंजेला को जेल में डालती है तो ऑब्वियसली एंजेला के साथ नाइंसाफी होगी। वो सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा, अगर मारा है तो मोटिव लेके आओ। हर किसी क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत से क्राइम जूतों के पीछे भी होते देखे हैं, 50-50 रुपयों के पीछे भी होते देखे हैं, फिर भी यहाँ तो एक घर की ही बात थी। पहले ही ट्रायल में यहाँ कोर्ट ने एंजेला को डेथ पेनल्टी सुना दी, और जब डेथ पेनल्टी पहली बार किसी महिला को सुनाई गई तो पूरा स्टेट हैरान, क्योंकि ओरेगन में पहली बार किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया, क्योंकि यहाँ टॉर्चर इतना भयंकर हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में 3 अगस्त 2020 के दिन यहाँ कोर्ट ने फिर से यहाँ एंजेला की सजा को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। जबकि यहाँ उसके पति रिचर्ड को भी यहाँ छोड़ा नहीं गया। वो क्योंकि यहाँ सब कुछ देख रहा था, वो चाहता तो अपनी बेटी को बचा सकता था, बाहर से मदद लेकर आ सकता था, अपनी पत्नी को ये सब कुछ करने से रोक सकता था। हो सकता है उसने खुद ने भी एंजेला का साथ दिया हो बेचारी जेनेट मैपल को निपटाने के लिए, इसीलिए उसको भी यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। लेकिन वो 25 सालों के बाद कोर्ट में अपनी पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। आज तक भी यहाँ एंजेला से बहुत बार इंटरव्यूज रिपोर्टर्स ले चुके हैं, लेकिन यहाँ आज तक एंजेला ने कभी भी मोटिव नहीं बताया कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा, किस लिए मारा, क्यों वो इतनी नफरत करती थी बेचारी उस छोटी सी बच्ची से जो पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। आगे चलकर वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करती, अपने माता पिता का नाम रोशन करती, कुछ बनकर दिखाती, लेकिन यहाँ उसको मौका ही नहीं दिया गया। जब मैंने यहाँ पर एंजेला के इतिहास में जाकर देखा तो मुझे पता लगा कि यहाँ एंजेला का इतिहास भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। उसके पिता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे। एंजेला की माँ को उसका बाप बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो भी यहाँ पर एंजेला से या फिर उनकी माँ से वो खाने पीने की चीज़ों को छुपा कर रखता, लॉक करके रखता, और ये सारा इन्फ्लुएंस हो चुका था एंजेला के ऊपर, और वो सारा गुस्सा उसने उतारा अपनी बेटी जेनेट मैपल के ऊपर। हो सकता है उसके मन में पहले से ही बहुत ज़्यादा रिवेंज का गुस्सा भरा पड़ा हो, वो अंदर से आग बबूले बैठी हो कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो वो अपने बच्चों को खुश कैसे रखेगी, कम से कम एक के साथ वो ऐसा करेगी। तो उसने यहाँ पर चुना जेनेट मैपल को। उसका कोई और भी बच्चा हो सकता था और उसकी ही कहानी मैं आज आपको सुनाता। बदकिस्मती से यहाँ जेनेट की किस्मत बुरी थी तो वो अपनी माँ के हत्थे चढ़ गई। खैर, मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए हैं जिनके अंदर एक्सट्रीम टॉर्चर मैंने आपको बताया है, लेकिन ये तो टॉर्चर की हद हो चुकी थी। ऐसा टॉर्चर मैंने ना कभी देखा था और ना ही कभी उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा टॉर्चर कभी देखूँ। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताएं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे आप वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सोनल हसीलकर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।